आगे बढ़ते हैं, खबर गाजीपुर से है। मुख्तार के करीबी के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आ रही। प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र की संपत्ति जब्त की गई है। 14 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये देखिए आप, पुलिस अधिकारियों को प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र की संपत्ति जब्त की गई है। 14 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस के अधिकारी बाकायदा इस बात की घोषणा करते हुए लाउड स्पीकर से गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है और यही तरीका है। अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। 14 करोड़ से ज्यादा कीमत इस संपत्ति की और बाकायदा इसकी सूचना जो है सार्वजनिक की गई, बोर्ड लगाकर वहां पर। सुनो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत गाजीपुर के IS 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा पुत्र शिव शंकर मिश्रा निवासी श्री राम कॉलोनी रौजा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की क्रय की गई रजदपुर देहाती स्थित बेनामी भू अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। शहर शहर बाढ़ का कहर है और ये 5 तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये रही पहली तस्वीर गाजीपुर की है। यहाँ पर नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से कई गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। श्रावस्ती में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इसके साथ साथ गोंडा में घाघरा नदी का कहर दिखाई दे रहा है और सीतापुर में बाढ़ के पानी ने कहर बरपाया हुआ है। 5 तस्वीरें बाढ़ की स्थिति बयां करती हुई अलग अलग स्थानों पर आपकी स्क्रीन पर हमने रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं गाजीपुर, श्रावस्ती, सीतापुर और गोंडा की तस्वीरें। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह की मुसीबत है इन जगहों पर रह रहे लोगों के सामने और कैसी वो परेशानियां झेल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बाढ़ बारिश पर सीएम योगी ने बैठक करके कई दिशा निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचे मंत्री समूह, ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। राहत कार्यों को और तेज करने के निर्देश हैं। जिलों में 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिव करें। फसल नुकसान का बहुत जल्द आकलन करें और राहत पैकेट के वितरण में देरी न हो, ये निर्देश मुख्यमंत्री के। राहत शिविरों में रोशनी के पर्याप्त प्रबंध हो। प्रभावित इलाकों में NDRF, SDRF, PAC तैनात रहे। नदियों के जलस्तर की सतत निगरानी हो। दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों की फौरन तत्काल मदद की जाए। घायलों का समुचित उपचार वक्त पर कराया जाए, यह मुख्यमंत्री के निर्देश अधिकारियों को। राहत कार्यों को और तेज करने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में, जिलों में 24 घंटे और 7 दिन एक्टिवली कंट्रोल रूम वहां पर स्थापित करने की जरूरत है। यह सब मुख्यमंत्री के निर्देश हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहां गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां तकरीबन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से तकरीबन 2.5 मीटर नीचे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है उससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। संगम नगरी प्रयागराज पर एक बार फिर से बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ दोनों नदियाँ तकरीबन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालांकि दोनों नदियाँ अभी खतरे के निशान से तकरीबन 2.5 मीटर नीचे हैं, लेकिन जिस तरीके से नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से दूसरी नदियाँ उफान पर हैं और जिस तरीके से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके बाद प्रयागराज पर एक बार फिर से बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है संगम और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम किनारे त्रिवेणी मार्ग पर, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से संगम जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से
गंगा के बाढ़ के पानी में समा गया है। जो संगम के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अक्टूबर के महीने में उन्होंने इस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए नहीं देखा था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है उसने लोगों की नींद हराम कर दी है, लोगों को चिंता में डाल दिया है। प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गंगा का और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर घटेगा और प्रयागराज पर बाढ़ का खतरा नहीं आएगा। हालांकि अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब खबर अयोध्या से है। लगातार बारिश के कारण सरयू वहां पर खतरे के निशान को पार कर गई है। खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। शमशान घाट सहित निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। तस्वीरें देखिए आप अयोध्या की। सरयू खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और शमशान घाट के साथ साथ निचले जो तमाम इलाके हैं अयोध्या के, वहां पर पानी भरा हुआ है सरयू का। इधर गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त नदी का जलस्तर 1.8 मीटर है। पानी बढ़ने की वजह से गोंडा के 3 तहसीलें प्रभावित हैं। सरयू नदी में 3,06,539 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसीलिए नदियां उफान पर हैं और गांव में पानी घुसा हुआ है। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं जानवरों को खाने पीने की तमाम समस्याएं हो रही हैं। से मिले कोई नहीं आया, बांध पर से समय लौट गया। अच्छा, गांव के अंदर कोई नहीं गया? कोई नहीं घुसा है। तो फिर खाने पाने की व्यवस्था और जानवर रहते हैं इनकी? अरे सर, बहुत बड़ा संकट है, क्या किया जाए। प्रशासन द्वारा यही नहीं हुआ। तीसरा दिन पानी आया हुआ, साहब लोग आते हैं बंधा से, यहाँ से लौट जाते हैं और गांव में हलते नहीं हैं। और कितो गौरा स्कूल कितो यहाँ बंधा, और बंधा पर पार टहल लेते हैं, फिर आप वापस चले आते हैं। इधर गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोरखधाम एक्सप्रेस में एसी कोच की छत टपकने लगी। टोटियों में पानी नहीं था, लेकिन B2 कोच की छत से पानी गिर रहा था। कानपुर से आगे तक ट्रेन पहुंच गई, लेकिन टपकती छत को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। यात्रियों ने इस बात की शिकायत भी की, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जांच में पता नहीं चल पाया है कि पानी गिर कहां से रहा है। ये स्थिति है। एक कोच में पानी की कुछ शिकायत मिली थी हम लोगों को। गोंडा के बाद मैसेज मिला, गोंडा के बाद एक पैसेंजर का फोन आया था जिन्होंने बताया कि पानी एक कोच में, B2 कोच में नहीं आ रहा है। जो हमारे स्टाफ थे रेलवे के, वो जाकर मिले और उनकी समस्याएं नोट की गई हैं। तो उसकी जांच कराई जाएगी कि उस समय पानी क्यों नहीं था। क्या पहले, अगर ये पहले बताया जाता तो गोंडा हमारा फिलिंग स्टेशन है, तो गोंडा में हम लोग पानी भरवा दिए रहते। नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। सैफई से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं वहां पर अखिलेश यादव के पास मुलायम आवास सैफई में और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं अखिलेश को और मुलायम परिवार को। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं सैफई से और उनके बगल में बैठे हुए हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव को भी आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव से कुछ बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार और सैफई पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, न सिर्फ अखिलेश से बल्कि यादव परिवार से। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त सैफई से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद हैं, रामगोपाल यादव। और कल और उससे पिछला दिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया, मुलायम सिंह धरतीपुत्र अब हमारे बीच नहीं है और उनके जाने के बाद किस तरीके से देश प्रदेश में, सैफई में, मैनपुरी में शोक की लहर है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल ये जो सीधी तस्वीर है ये सैफई से है, जहां पर आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं और उनके बीच बैठे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि कुछ बातचीत कर रहे हैं। केसी त्यागी भी उनके साथ हैं, JDU के नेता हैं, महासचिव हैं, वो भी ठीक उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हैं और उनका भी कार्यक्रम था सैफई आने का। इसके अलावा आप देख सकते हैं पीछे जो परिवार के लोग हैं, कोर जो मेंबर्स हैं परिवार के, इसके अलावा और लोग पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं और ये आप सामने भी देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये भी परिवार के ही लोग हैं। शुद्धिकरण का कार्यक्रम हुआ आज सुबह और सबने मुंडन करवाया, उसमें अपने बाल उतारने की और दूसरी जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन किया गया। और इस वक्त सैफई में
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और उनके दाहिनी ओर केसी त्यागी। हम चलेंगे सीधा सफाई, वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, वो हमें बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। वीरेश। देखिए, नीतीश कुमार केसी त्यागी के साथ पहुंचे हैं। केसी त्यागी उनके राष्ट्रीय महासचिव है, नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उनका वहां जब उतरे सैफई आवास पर अखिलेश यादव और साथ ही साथ रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ने उनका स्वागत किया और उसके बाद से मुख्यमंत्री बिहार सीधे पटना के चार्टर्ड प्लेन से सैफई एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने उनके महासचिव केसी त्यागी और जेडीयू के जो उत्तर प्रदेश इकाई के नेता हैं वो वहां गए थे। उनको लेकर लगभग 15 मिनट लगता है सैफई एयरपोर्ट से मुलायम सिंह के पैतृक आवास पर आने पर 15 मिनट के अंदर पहुंचे जब नीतीश कुमार। उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी, अखिलेश यादव को ढांढस बजाया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पूरे परिजनों से वो बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जहां गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा था, उसी जगह पर मुलायम सिंह की एक बड़ी प्रतिमा रखी गई है और सभी लोग वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से कुछ देर पहले जेल में बहुत दिनों तक बंद और तथाकथित रूप से बाहुबली नेता ब्रिजेश सिंह भी पहुंचे हैं अपने लाव लश्कर के साथ श्रद्धांजलि देने, और पंजाब के एक मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। तो ये सुबह से ही श्रद्धांजलि का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। अभी अगर हम प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, वहां परिजनों के साथ बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव का रखा था, ठीक उसी जगह पर एक बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई गई है। लोग वहां पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और दरी बिछी हुई है और उस दरी पर सभी लोग बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र हों, तेज प्रताप हों, रामगोपाल हों, शिवपाल हों, पूरा परिवार और जो गांव के सैफई के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी वहां बैठे हुए हैं। और जो भी आ रहा है पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2, 4, 5, 10 मिनट जितना बैठना चाहता है उन परिजनों के साथ, अखिलेश यादव के साथ बैठकर उन्हें ढांढस बजा रहा है और नेताजी की बातें और नेताजी की स्मृतियों को साझा कर रहा है, अपनी यादों को ताज़ा कर रहा है। और जिस तरीके से नेताजी का कद था उससे जो एक शीशा लगा हुआ है जिससे मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। नीतीश कुमार बैठे हुए हैं अखिलेश यादव के बगल में और बैठकर बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से कंधे पर उनका हाथ है और हाथ से कुछ समझाने बुझाने, अपनी यादों को ताजा करने का जो प्रयास है नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं शीशे से देख रहा हूँ और अपनी आंखों देखा हाल दर्शकों को बता रहा हूँ, क्योंकि वहां जाने की अनुमति मीडिया को नहीं है। क्योंकि क्या शिवपाल यादव भी वहां पर है वीरेश? निश्चित रूप से शिवपाल यादव है, पूरा परिवार वहां बैठा हुआ है। शिवपाल है, रामगोपाल है, धर्मेंद्र है, तेज प्रताप है, अंशुल है, जो भी परिवार के लड़के हैं, चाहे नेता हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, वो सारे लोग वहां मौजूद हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि सभा वहां चल रही है। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए क्रमशः कोई छोटा कोई बड़ा नेता लगातार आ रहा है। ऐसे में परिवार का हर सदस्य वहां मौजूद है और आज नेताजी की अंतिम यात्रा जो कल निकली थी उसके बाद से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भावुक होकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज की जो सुबह है वो बिना सूरज के भी निकली है, तो कैसी सुबह है। और जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव को रोते हुए लोगों ने देखा है, शिवपाल यादव को एबीपी गंगा के पास बातचीत करते हुए, आंसू बहाते हुए लोगों ने देखा है। मुलायम सिंह का वो कद, मुलायम सिंह की वो करनी, मुलायम सिंह का वो कृत्य, मुलायम सिंह लोगों के साथ यादें हैं। यहाँ बैठकर हम लोग जो पैतृक आवास में सैफई के और इर्द गिर्द के गाँव से आए हुए लोगों से जब बातें साझा कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नेता कोई दूसरा नहीं होगा, नेताजी जैसा कोई नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि देखिए विधायक होना, सांसद होना, मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, केंद्रीय मंत्री होना, प्रधानमंत्री होना बहुत आसान है, लेकिन नेता होना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों का एक विद्वान व्यक्ति कह रहे थे कि आप बताइए महात्मा गांधी कितनी बार सांसद बने, कितनी बार विधायक बने, कितनी बार एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, कितनी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी से बड़ा नेता कौन था? आप बताइए कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार मुख्यमंत्री बने और कितनी बार प्रधानमंत्री बने? आप बताइए कि लोहिया कितनी बार चुनाव जीते? आप बताइए जयप्रकाश नारायण सब सांसद रहे, सब विधायक रहे, सब मंत्री रहे, लेकिन आप मंत्री, विधायक, आप सांसद, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। और नेता से आगे बढ़कर नेताजी हो गए थे। और ऐसे में
जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जो वो कद है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी आना है, ऐसा माना जा रहा है। सोर्सेज से ये खबर है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज पहुंच सकते हैं। तो क्रम जारी है जो श्रद्धांजलि का क्रम परसों से चल रहा है और मैं देख सकता हूँ उस जो चीजों को उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को कि नीतीश कुमार अभी भी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से और उनकी बात रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव से भी हो रही है। कंधे पर हाथ रखे हुए हैं अखिलेश यादव के और अखिलेश यादव काफी मायूस और आंखें टपटपाई हुई हैं उनकी। मैं जो शीशे से अंदर देख पा रहा हूँ उसे व्यक्त कर रहा हूँ। दर्शक समझ सकते हैं कि आज गमगीन कैसा माहौल, कैसा वक्त होगा सैफई का, क्या रूप होगा, क्या रंग होगा पैतृक आवास का मुलायम सिंह यादव के। और इस लिहाज से जो चीजें मैं कमेंट्री के जरिए बता सकता हूँ, जो मैं आंखों देखा हाल बयां कर रहा हूँ, वो ये है कि बहुत ही भावुक, बहुत ही मायूस कर देने वाला क्षण है। उस क्षण में नीतीश कुमार अपनी जो सॉलिडेरिटी है वो व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने और अखिलेश यादव के साथ खड़ा होना। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्ष के नेता के तौर पर हो चुकी है। एक मंच बनाया जा रहा है विपक्षी नेता के तौर पर जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में काम करेगा। उस मंच के लिए नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात इसी महीने की थी। वो घूम घूम कर उत्तर प्रदेश के नेताओं से मिल भी रहे हैं, लेकिन आज का जो मिलन है वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत इस लिहाज से है कि मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार के बेहद पुराने संबंध रहे हैं, समाजवादी संबंध रहे हैं। एक सरकार बिल्कुल वीरेश जी, इन तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। बेशक पहले कितनी भी मुलाकातें हुई हों, लोकसभा चुनाव एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन आज की जो मुलाकात है ये बहुत व्यक्तिगत और भावभीनी श्रद्धांजलि के तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और एक बड़ी खबर मिल रही है कुंजन। बिल्कुल, देहरादून से खबर है, जहां 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे पीएम। 21 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ धाम भी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। 21 अक्टूबर को यानी कि धनतेरस से एक दिन पहले केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही साथ शाम को प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, वो और ज्यादा जानकारी देंगे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में। विनोद जी राजेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के 2 दिवसीय का दौरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है और 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचेंगे और केदार धाम में पूजा अर्चना करने के बाद में बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम का कार्यक्रम जनपद चमोली के बद्रीनाथ का है और ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम में भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे और सीमांत क्षेत्र में अधिकारियों और जो सेना के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे और मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 और 22 अक्टूबर का दौरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। दोनों जगह पर वो जाकर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको और केदार धाम में जो पुनर्निर्माण कार्य है उनका जायजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और जिस तरह से दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा फाइनल हो चुका है और 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें, जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यों की करते रहते हैं और दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में भी जो मास्टर प्लान के तहत तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको भी लेकर समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ में करेंगे। और इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में जाकर विशेष पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है और उसके साथ साथ सीमांत क्षेत्र यानी माणा के आसपास सेना के अधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। और ये भी माना जाए कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है तो सेना के अधिकारी और जो सेना के कर्मचारी हैं उनके साथ दिवाली भी मना सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो 21 और 22 अक्टूबर का प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका विनोद। 21 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। इसके पहले 21 अक्टूबर को ही सुबह केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे और 2 दिनों का उत्तराखंड का दौरा फाइनल हुआ है प्रधानमंत्री का 21 और 22 अक्टूबर का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।